हाय गाइस। मेरा नाम है विवेक और अभी तक हमने GS 4 GS 3 और GS के दो सिलेबस को डिस्कस कर लिया, जिससे कि हमें पता भी चला हमें कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या क्या करना है। मेनली ये जो सेशन है ये मेंस यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है, जो मेंस लिखने वाले हैं या लिखने की सोच रहे हैं या फिर अपीयर होंगे प्री में, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो GS 4 में हमने देख लिया था कैसे कैसे करना है, फिर GS 3 भी हमने देख लिया था। अब GS 2 की बारी है, तो हम GS 2 के सिलेबस को जानते हैं, कैसे कैसे उसमें आगे बढ़ना है और पढ़ना है उसे। तो GS 2 का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है यूपीएससी का, जिसमें सिलेबस मैंशनड है, तो वहीं से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला है गवर्नेंस, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है पॉलिटी, चौथा है सोशल जस्टिस, पांचवा है इंटरनेशनल रिलेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, अगर आप लक्ष्मीकांत अपने आपके पास हो, मैं एक बार आपको वो समझा देता हूँ एक न्यू पेज पे। जैसे आपके पास लक्ष्मीकांत हो, लक्ष्मीकांत में आप शुरुआत में ही देखोगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कि कैसे कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी बना है, उससे पहले क्या क्या था, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में आएगा। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से लॉज थे, रेगुलेशंस थे जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अभी जैसा है वैसा बनाया जिसने। तो जैसे कि आप पढ़ोगे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, 1909 और रेगुलेटिंग एक्ट 1892, 1861, लाइक दैट। आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे प्री कॉन्स्टिट्यूशन में। पर अब यूपीएससी या यूपीपीसीएस पूछता कैसे है सवाल, जैसे पीवाईक्यू में उसने पूछ रखा है हाउ डज GOI एक्ट 1935 लेज प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप देखोगे उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो हुए हैं, है ना। ये उसने पूछ रखा है। पर अब वो ये भी पूछ सकता है हाउ डज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स लेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो जनरल एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो फिर आपको ये सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, कैसे कैसे आया है कि 1862 में जो था हमारा वो हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ जब था। 1835 में हमारा क्या हुआ था, 1833 में हमारा सेंट्रलाइजेशन हुआ था, तो वहाँ से लर्निंग हुई, फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, फिर इंडियन मेंबर्स कैसे बढ़े लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर 1909 में एग्जीक्यूटिव में इंडियन मेंबर्स आए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले लॉ मेंबर बने, इंडियन लॉ मेंबर एग्जीक्यूटिव में। तो ये सब आप पढ़ोगे, फिर आपको ये आइडिया लगेगा कि मुझे आंसर में लिखना क्या है और कैसे अप्रोच करनी है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। फिर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में आपका आ जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था, 1947। और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, यूपीएससी तो कभी ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा, पर यूपीपीसीएस ने क्या पूछ रखा है कि व्हाट द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको ये क्वेश्चन देख के ये रियलाइज हो गया होगा कि स्टैटिक पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सारा लक्ष्मीकांत में मेंशन है, तो आपको लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से करनी है। फिर फीचर्स, इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, इसमें फीचर्स और भी हैं बहुत सारे।
जैसे कि इसमें कितने आर्टिकल हैं, इसमें अमेंडमेंट की क्या वो है फैसिलिटी, मतलब दोनों उसमें लिख रखा है कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ये सब। ठीक है। क्रिटिसिज्म में इसको बोला गया है हेवन ऑफ एडवोकेट्स, कुछ ऐसा टर्म दे रखा है इसके क्रिटिसिज्म के लिए। और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, आपको ये नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सब आपको पॉइंट्स तैयार करने पड़ेंगे। फिर अमेंडमेंट्स, मैंने आपको ये बता दिया कि फ्लेक्सिबल और रिजिड का मिक्सचर है। तो पर अमेंडमेंट्स होते कैसे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस से सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। इवोल्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर का, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और वो इंडियन डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करता है। अगर उसका कोई क्रिटिसिज्म है वो भी आपको लिखना पड़ेगा अपने नोट्स में। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ये हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन का। पहले तो इंडिविजुअली आपको तैयार करना पड़ेगा कि यूनियन की क्या फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्टेट्स की क्या है। अब यूपीपीसीएस ने 2024 में क्या पूछा था, स्टेट्स लेजिस्लेचर रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ स्टेट्स, एस्पिरेशंस ऑफ स्टेट्स डिस्कस, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे डायरेक्टली इससे पूछा गया है कि व्हाट आर द फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट्स, तो आपको ये तैयार करना पड़ेगा। फिर इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर की आप बात करोगे तो फेडरल स्ट्रक्चर कैसे है, पहले है नीचे से लोकल बॉडीज़, फिर स्टेट्स और फिर यूनियन। ठीक है। ये हो गया हमारा वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, स्टेट 1 स्टेट 2, ये हॉरिजॉन्टल में आ गया। ठीक है। ये इसमें इश्यूज़ क्या क्या हैं, अब इश्यूज़ हम ना बहुत तरीके से देख सकते हैं। जैसे या तो पेस्टल अप्रोच रखो, पेस्टल में क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, ये। या फिर आप रखो इश्यूज़ में फाइनेंशियल, सिंपल जो रखते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इश्यूज। इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। या तो ऐसे इसको देखो। ओके। पर जब ये GS2 का पार्ट है तो आपको ना ये वाला प्रेफर करना चाहिए। फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, फाइनेंसेस टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस दे रहे हैं। फाइनेंस कमीशन बनता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है, वो जो है वो डिवोल्यूशन क्राइटेरिया फिक्स करता है जिसके हिसाब से लोकल लेवल्स को फाइनेंस और पावर फाइनेंस डिवॉल्व होते हैं। ठीक है। पर कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट में और 74th में ये कहा गया था कि कुछ तो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं जो मैंडेटरी प्रोविजंस है पावर के जो डिवॉल्व कर देने चाहिए 73rd और 74th में, और कुछ जो है वॉलंटरी हैं जो कि वो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा कि उन्हें डिवॉल्व करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या है। ठीक है। अभी सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि जी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों सेपरेट है। पर ये ऐसा कहाँ है, यूएस में है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। पर इंडिया क्या फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, और जो ओवरलैपिंग है ये मैंडेट है चेक्स एंड बैलेंस के। ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे ऑर्गन्स में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कौन कौन से प्रोविजंस हैं उसके लिए, और क्या क्या वो है उसके चेक्स और बैलेंसेस जिसमें ओवरलैप कर रहे हैं पावर्स में, और उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है, सॉरी डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये बहुत सारे हैं। डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म मेनली ये बात कर रहा है ओवरलैपिंग की, चेक्स एंड बैलेंसेस की।
ठीक है। फिर जुडिशरी की बात कर रहा है कि जुडिशरी की जो 142 पावर है उसमें ये कोई भी अपना जजमेंट दे सकता है जिससे कि जो सब वो है उनमें डिस्प्यूट है वो रिड्रेस हो सके। और भी बहुत तरीके हैं जिसकी तरह से ये डिस्प्यूट जो है रिड्रेस हो सकता है। फिर इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। अब अगर हम उसकी बात करें फेडरल स्ट्रक्चर के डिस्प्यूट रिड्रेसल इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारे इंटर स्टेट काउंसिल है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल है, नीति आयोग है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर कंट्रीज, ये फेवरेट टॉपिक रहता है यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का। तो जो हमें ऐसा नहीं कि सारे कंट्रीज़ के साथ हमें वो करना पड़ेगा कंपैरिजन, हमें कुछ मेजर कंट्रीज़ यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इनके साथ हमें करना पड़ेगा कंपैरिजन। फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस, इशूज़ अराइजिंग आउट ऑफ इट। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आप देखोगे इन दोनों की पावर ना लगभग सेम, पर बहुत सारी चीज़ों में अलग भी है, तो वो आपको डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे कहाँ कहाँ अलग हैं और कहाँ कहाँ सेम है। पर इसके आर्टिकल अलग होंगे, इसके आर्टिकल अलग होंगे, तो वो याद रखना पड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर क्या है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के, तो स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस स्ट्रक्चर में कैसे कैसे क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या प्रोविजंस है, फंक्शंस हैं, उनके फंक्शनिंग उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग मेन तो ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉ मेकिंग, पर वो फंक्शन कैसे करते हैं कि एक फिक्स क्राइटेरिया होगा ना। अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो टॉप मोस्ट लॉ मेकिंग एजेंसी है हमारे इंडिया में, वो कैसे फंक्शन करती है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। तो ये तो आपके स्टैटिक पार्ट हो गया, पर इश्यूज़ की जब बात करती तो ये आ गया आपका करंट ओरिएंटेड, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स में जो एग्जाम्पल मिले वो एग्जाम्पल आप नोट करके रखें, प्लस जो आपका स्टैटिक पार्ट हो उसमें आप वो वाले एग्जाम्पल ऐड कर लें। फिर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप एंड इनफॉर्मल फॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी। सॉरी, तो प्रेशर ग्रुप की जब ये बात कर रहे हैं तो प्रेशर ग्रुप मतलब मैं क्या समझता हूँ कि यहाँ से ना ये गवर्नेंस की तरफ, ये वाला जो पार्ट है ये गवर्नेंस का है, प्रेशर ग्रुप वाला। अभी हम देखेंगे इसको बाद में, है ना, पहले ये देख लेते हैं कि अब एग्जीक्यूटिव के स्ट्रक्चर की बात करी है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, तो आप ये सब भी इसके भी नोट्स बना लेना, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ रोपा एक्ट, अब जब इन्होंने अलग से ही टॉपिक दे रखा है तो रोपा एक्ट, रोपा 1950 है और 1951 है, इन दोनों के आपको नोट्स बनाने हैं, इशूज़ बनाने हैं और क्या क्या प्रोविजंस है वो बनाने हैं और उसको करंट के साथ ऐड ऑन करना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनके अपॉइंटमेंट क्या हैं। अब देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है कि आपको ये तैयार करने हैं, पर करंट में जो जैसे इशू रहता है, अभी क्या था पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन को कैसे अपॉइंट करेंगे, पर पार्लियामेंट को, यूनियन को हमें ये पसंद नहीं आया तो उसने अपना खुद किया एक लॉ निकाला, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, जिसमें उसने वो बताया प्रोसेस कि कैसे कैसे इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेंगे। तो डायरेक्टली ही इससे क्वेश्चन पूछ लिया यूपीपीसीएस में, तो आपको ये सब रेडी रखना पड़ेगा कि जो करंट में है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है, ठीक है। उसकी पावर्स, फंक्शंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी लक्ष्मीकांत में अलग से मेंशन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ईसी, सीएजी, एफसी, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी,
ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और इनके इशूज़ क्या है और फंक्शंस, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल कौन हो सकती है? फाइनेंस कमीशन क्वासी जुडिशियल है, ठीक है। और अधिकतर जो ये ट्राइब्यूनल्स बना देते हैं ये भी क्वासी जुडिशियल होते हैं, जैसे कैट, एनजीटी, ये सारे आपको तैयार करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये आ गया आपका गवर्नेंस का पार्ट। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के इश्यूज़ क्या हैं, आजकल क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, करंट का पार्ट है, ठीक है। आप ये याद रखना गवर्नेंस जो है अधिकतर करंट का पार्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी की इश्यूज़ क्या है, वो आइडियल गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसके वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। प्लस उसका कौन सी कमेटी ने, जैसे सेकंड एआरसी ने या नॉलन कमेटी ने या कोई जजमेंट होगा उसने क्या रिकमेंड किया है कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वो सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ एनजीओज, एसएचजीज, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो आपको ना ये अलग से वो इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे कि एनजीओज कौन कौन, ये नहीं कौन कौन से, पर एग्जाम्पल आपको मेजरली तैयार करने पड़ेंगे कि एनवायरनमेंट के लिए एनजीओ कौन सा है, ठीक है, सोसाइटी सोशल रिफॉर्म के लिए कौन सा है, वेलफेयर पर्पस के लिए कौन सा है, वुमेन के लिए कौन सा है, ये सब आपको तैयार करने पड़ेंगे, है ना। फिर उनका रोल क्या है, वो उनके प्रोसेस क्या है कि कैसे कैसे वो डेवलपमेंट प्रोसेस को एनहेंस करते हैं। सिमिलरली एसएचजीज का करना पड़ेगा और वेरियस ग्रुप्स। यहाँ पे देखिए जो ऊपर प्रेशर ग्रुप था वो कहीं ना कहीं इससे मिलता है, प्रेशर ग्रुप और ये वाले ग्रुप। प्रेशर ग्रुप को हम इंटरेस्ट ग्रुप भी बोल देते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप। तो वो फिर अभी एफसीआरए का, एफसीआरए, ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में था, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्यों न्यूज़ में था। और जो एफसीआरए है वो डोनेशन वगैरह से लिंक है, तो वो इसका पार्ट हो गया एक तरीके से, तो आपको वो भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ गए हम सोशल जस्टिस पे। ये है सोशल जस्टिस का पार्ट, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन। वल्नरेबल सेक्शन से आप क्या समझते हैं? वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, ट्रांसजेंडर, LGBTQ और SC, ST, माइनॉरिटीज़, ये सारे वल्नरेबल ग्रुप के पार्ट हैं। PWD, इनके लिए क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या क्या लीगल मेजर्स लिए गए हैं, ये आपको सब देखना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर स्टेट्स, मतलब हमें जो है मेन सेंटर का करना है, केस स्टडी बना सकते हैं हम स्टेट की, कहाँ फेलियर हुआ और कहाँ सक्सेस हुई है, ठीक है। और इनकी परफॉर्मेंस क्या है स्कीम्स की, अधिकतर ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि परफॉर्मेंस, ये यूपीएससी का फेवरेट है कि व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ RTI, या फिर जो हेल्थ पॉलिसी निकाली थी उसकी परफॉर्मेंस, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो आपको ये तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस, ये उसका ही पार्ट है। फिर रिलेटिंग टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज ड्यू टू रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। देखिए जब आप GS1 पढ़ते हैं, GS1 में इंडियन सोसाइटी है, तो इंडियन सोसाइटी में आपको लगता है यार सब कुछ आ गया, इंडियन सोसाइटी में हेल्थ और एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं, ये सोशल जस्टिस का पार्ट है और ये GS2 का पार्ट है। तो हेल्थ का, एजुकेशन का, ह्यूमन रिसोर्स का, ये आपको इस तरह तैयार करना पड़ेगा। पॉवर्टी का आपको तैयार करना है, हंगर का आपको तैयार करना पड़ेगा। इनकी डेफिनेशन, इंडिया का स्टेटस, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो, और ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है।
वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस, सब। अभी भी इन्होंने ना जो गवर्नेंस का है वो स्कैटर्ड वे में दे रखा है, कुछ पार्ट ऊपर दिया था, कुछ पार्ट नीचे दिया है, अब कुछ पार्ट यहाँ दिया है। एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। तो आपने वो पढ़ा होगा कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गुड गवर्नेंस के क्या पार्ट हैं, तो वो रियल पैक्ट या आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आप इसके नोट्स बना लेना कि गवर्नेंस का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस का क्या मतलब है और कैसे कैसे ये हेल्पफुल है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, केस स्टडी। किसी भी आप साइट पे जाओगे, जैसे फसाई की साइट पे गए तो आपको वहाँ पे सिटीजन चार्टर मिल जाएगा, तो ऐसी कुछ साइट पे जाके आप उसके केस स्टडी तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये फिर सिविल सोसाइटी का डेमोक्रेसी में क्या वो है, रोल है। सिविल सोसाइटी क्या होती है, बहुत ही इसके डायग्राम्स भी आप तैयार कर लेना कि सिविल सोसाइटी ये है, गवर्नमेंट ये है और जो है सोसाइटी ये है। तो ये इसके बीच का जो दोनों की शेयरिंग है, दोनों की बातचीत, कम्युनिकेशन, वो कौन करवाता है, सिविल सोसाइटी कराता है वो। और सॉरी, सिविल सोसाइटी वैसे एक टॉपिक है पर ये सिविल सर्विसेज था, तो सॉरी मैंने गलत समझ लिया। तो सिविल सर्विसेज का आप रोल समझ लेना कि सिविल सर्विसेज डेमोक्रेसी में करता क्या क्या है, कि एक परमानेंट बॉडी है, कि जो ट्रांजिशन जब होता है पॉलिटिकल रूल का तो वहाँ पे ये परमानेंसी प्रोवाइड करता है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, तो सिविल सर्विसेज का ये रोल है। अब आ गया इंटरनेशनल रिलेशन की बारी, कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स जो भी हैं उसके रिलेशंस तैयार करने हैं, बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट। तो ऐसे नहीं कि बहुत सारी ग्रुपिंग्स है और आपको सब भी तैयार करनी है, नहीं, जिसके साथ इंडिया के रिलेशन है या जो इंडिया को अफेक्ट कर सकती है वो आपको तैयार करनी है। इसमें इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, इंडियाज़ डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने इंडिया के डायस्पोरा को क्या बोला है, राष्ट्रदूत बोला है, NRIs को, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर, जैसे WHO हो गया, जैसे UN हो गया, UNESCO हो गया, ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। इनका स्ट्रक्चर, इनका मैंडेट, इनके इशूज़, ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। मैं चाहता तो इसको और डिटेल में समझा सकता था पर उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, पर यह है कि आप एक बार इस वीडियो को देख के ये समझ सकते हो कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है GS2 के लिए, और करंट अफेयर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ अपने नोट्स भी शेयर कर सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, अदरवाइज़ मेरा ये नंबर है। विवेक, ये व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं इसके जो PDF है वो शेयर कर दूँगा, और नहीं तो फिर देखते हैं अगला लेक्चर मैं आप बनाऊँगा GS1 के सिलेबस पे, तो होपफुली वो आपको शायद अच्छा लगे और आपको बहुत हेल्प मिले। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।